Hello everyone. Today we will continue our chapter number 1 and we'll start with a new topic. Let's get started. So today's topic is classification of contract. Yes, in last lecture we have already seen what is contract. So contract has been classified into 3 category. First जो है फॉर्मेशन के व्यू पॉइंट से क्लासीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को. दैट मीन्स क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. सेकेंड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. थर्ड जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. नाउ वी विल सी वन बाय वन all 3 category in a very simple way. Now on the basis of creation, further it has been classified into 3. First जो है वो है express contract, second जो है वो है implied, और third category जो है वो है quasi contract. ठीक है, सेम परफॉर्मेंस में हम जब देखेंगे तो फर्स्ट जो है executed और दूसरा है एग्जीक्यूटरी. वैलिडिटी के पॉइंट से देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है वॉइड, थर्ड वॉइडेबल, फोर्थ इलीगल, फिफ्थ अनएनफोर्सेबल. नाउ फर्स्ट, what is express contract? From the name itself we can have the idea. जिस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेस की गई हो. एक्सप्रेस करने का मतलब आपको बताना है, आपको जताना है. ना आप कैसे बताओगे या जताओगे? डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ वर्ड. एक्सप्रेस की जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि यूज़ ऑफ वर्ड्स आर मैंडेटरी. इसको रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या फिर उसको ओरली भी आप बता सकते हो. देखो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है कि आप किसी को बोल रहे हो विल यू परचेज माई कार एट ₹20,000 और 1 लाख और वट एवर द अमाउंट. नाउ हियर आप उसको लिख के भी वो किसी को आप बोल सकते हो. आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, अपनी टर्म्स बता रहे हो, ये ऑफर है एक तरह से जब आप इसको बोल के बोल रहे हो दूसरे को. लेकिन आप इसको अगर लिख के भी देते हो तो भी आप वर्ड यूज़ कर ही रहे हो. तो ऐसे में क्योंकि आपने अपना ऑफ़र ही जो है वो वर्ड यूज़ करके रखा है, प्रपोज़ल ही आपका है वैसा है, और एक्सेप्टेंस भी अगर आप वैसा ही रखते हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. यहाँ पे आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं. लेकिन अगर मैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो सेकंड वन इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स हियर यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ वर्ड. दैट मीन्स विदाउट वर्ड यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई ये एक्ट और कंडक्ट के थ्रू, यानी कि किसी के बिहेवियर से, किसी के उसके एक्ट से, उसके एक्शन से ये हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है. जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे रखा है कि पेमेंट आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स. सीध सिंपल है. जब आप कहीं पे भी गुड्स खरीदने जाते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट आफ्टर परचेजिंग दैट गुड्स यू सपोज टू पे टू हिम. तो वो चीज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है. वहाँ पे आप इंटेंशनली न तो शॉपकीपर आपको बोलेगा कि भाई गुड्स खरीदने के बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे, और नहीं आप उसको बोलोगे कि भाई गुड्स खरीद के मैं आपको पैसे दूंगा या आप मुझे पहले गुड्स तो मैं आपको पैसे दूंगा. वहाँ पे कहीं पे भी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं होती है. ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने किसी से सर्विस ली है तो आपको उसे पे करना है. तो सच सिचुएशन शोज दैट इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शॉपकीपर एंड दैट कस्टमर. अब चलते हैं थर्ड टाइप जो है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन इंटेंशनल होते हैं. अब नॉन इंटेंशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहाँ पे दोनों ही पार्टी इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है, लेकिन लॉ इम्पोज करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को उन दोनों पार्टीज़ पे. अब ये क्या है? तो देखो पहले तो ये देख लो कि ये किस बेसिस पे होता है. लॉ ऐसा क्यों करता है? बिकॉज लॉ बिलीव्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी. लॉ सेज दैट नो वन shall be allowed to enrich himself unjustly at the cost of other. अब ये क्या बोलना चाह रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि किसी को भी दूसरे के गुड्स पे या सर्विसेज पे एडवांटेज लेने का हक नहीं है. जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, एक जो पर्सन है जो शॉप से गुड्स खरीदता है
और वो बैग्स लेके कैरी करके जा रहा है। अभी उसने सेकंड शॉप या कोई भी शॉप में, वो दूसरी शॉप में गया और गलती से वहाँ पे परचेज़ करने के लिए जब वो बैठा और वहाँ वो बिज़ी हुआ और वो भूल गया कि उसका पहला जो शॉपिंग बैग्स जो उसने कैरी कर रखे थे वो वहाँ उसके छूट गए और वो वहाँ से निकल गया। अब जब उसके जो शॉपिंग किए हुए बैग्स थे वो वहीं रह जाते हैं सेकंड शॉप पे। अब जब वो वापस जाता है शॉप पे लौट के, तो शॉपकीपर उसे बोलता है कि वो गुड्स उसके नहीं हैं, वो तो मेरे हैं। तो ऐसे में जब डेफिनेटली वो उसके नहीं है, बट वो क्या करना चाह रहा है, वो अनजस्टली किसी और के गुड्स को अपना बता रहा है सो दैट ही कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट गुड्स बाय सेलिंग देम आउट। अब ऐसे में इफ़ द अनदर पार्टी जिसके गुड्स लॉस्ट हो गए थे, जिसके गुड्स रह गए थे सेकंड शॉप में, वो अगर कोर्ट जाता है, वो उसके अगेंस्ट केस करता है, तो ऐसे में जजमेंट जो होगा वो हमेशा यही होगा कि ऑटोमेटिकली बोथ पार्टीज़ कम इनटू द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इसकी वजह से शॉपकीपर जो है सेकंड शॉप का, उसे वो गुड्स लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनजस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप खुद को एडवांटेज में रखो दूसरों के कॉस्ट पे और एक्सपेंस पे। तो ये था आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वी हैव सीन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और वी कैन से दैट फॉर्मेशन, यानी कि वो बने कैसे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उससे हमने देखा है। या तो वर्ड्स यूज़ करके बन सकते हैं या वो इम्प्लाइड हो सकते हैं यानी कि बिना वर्ड्स के, या फिर आप बोल सकते हो कि वो नॉन इंटेंशनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी according to this your contract has been classified into two, executed contract and executory contract. now देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, executed contract means जिस पे काम हो चुका है, जो भी conditions रखी गई हैं वो हो गया, that means काम हो गया, that means the contract has been executed. like for example, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब A B को बोल रहा है कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे, अगर वो बोल रहा है कि आप मेरी कार खरीदोगे, तो बी बोल रहा है येस, एंड बी ने उसके बदले में जो भी उसने अमाउंट बोला था ₹1 लाख सपोज, तो वो उसने उसको अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दी, 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे में दोनों ने अपना काम कर दिया, इन्होंने कार अपनी पोजेशन दे दी बी को एंड बी हैज़ ऑल्सो पेड फॉर द सेम। तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नाउ कंसिडर्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहाँ पे दोनों पार्टी ने अभी तक अपना काम नहीं किया है। दैट मीन्स वी कैन से दैट बोथ द पार्टीज आर रिमेन टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट विद देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे मतलब सीधा सिंपल लिख देंगे दैट वर्क हैज़ नॉट बीन डन येट। ए ने कहा है कि विल यू परचेज माई कार टू बी फॉर ₹1 लाख, बी बोलता है येस, बट अभी तक कार नहीं तो भेजी है और नहीं बी ने यहाँ पे पैसे दिए हैं। ओके, तो ऐसे में ये कैसा केस हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का। अभी अकॉर्डिंग टू दिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एक और क्लासिफिकेशन आता है जो है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये यूनिलेटरल क्या है, तो यूनिलेटरल मीन्स जहाँ पे दोनों, यहाँ पे हमने बात की थी दोनों पार्टी ने नहीं किया है, बोथ द पार्टी हैज नॉट डन द वर्क। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिलेटरल में, तो ओनली वन पार्टी is left to complete its part. सिंपल। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ तो ए ने बी को कार तो भेज दी, बट अभी तक बी ने पैसा नहीं दिया है, तो ऐसे में वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो, अगर हम लोग इसे यूनिलेटरल बोल रहे हैं बिकॉज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक साइड से हुआ है, एक साइड से नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ एग्जीक्यूटरी के अंदर दैट बोथ द पार्टी हैव नॉट डन देयर पार्ट, देन अगेन एग्जीक्यूटरी को मैं दूसरा नाम क्या दे सकती हूँ, बाइलेटरल। यस और नो, क्योंकि यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल का मतलब बोथ द साइडेड, यानी कि दोनों साइड से क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 कैटेगरी दी गई है। वेरी फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस में अगर इसको बोले तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू
terms and condition which is mentioned under section 10 of Indian Contract Act 1872. सेक्शन 10 में क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, आप ज़रूर देखना। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर फ्री कंसेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल पर्पस हो, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ज़बरदस्ती वाले कंसेंट्स नहीं होने चाहिए, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। यस, कब वो वॉइड बनेंगे, व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल, यानी कि जब लॉ उनको बंद करता है, उनको एनफोर्स करने से रोकता है, तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल व्हेन वी कैन से दैट लाइक ए पार्टी वॉन्ट्स टू मैरी बी, ए वॉन्ट्स टू मैरी बी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया that we will marry in November। अब नवंबर आने से पहले एक्सीडेंटली बी की डेथ हो जाती है। क्योंकि बी की डेथ हो जाती है, नाउ वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, वॉइड, क्योंकि नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन। अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन उसे बंद कर देता है, रोक देता है एनफोर्स होने से। इसीलिए ऐसे केस को हम बोलते हैं void contract। Both make a contract for the same। अभी ये है आपका void contract। अभी void contract के अंदर अगर मैं दूसरा पॉइंट रखूँ दैट इज़ void agreement, तो void contract और void agreement दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको विच इज़ रिलेटेड विथ void contract ओनली, वो हुए void agreement। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स जो स्टार्टिंग से ही दैट मीन्स दे आर वॉइड एब इनिशियो, यानी कि इनिशियल स्टेज से ही वो वॉइड है। जैसे कि वन पर्सन इज लाइक ही इज एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट विथ माइनर। तो अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में क्योंकि आप फर्स्ट तो एग्रीमेंट ही करोगे, बट वो एग्रीमेंट ही वॉइड कंसिडर किया जाएगा, इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। दिस थिंग विल नेवर बी सपोर्टेड बाय लॉ, इट इज़ नॉट इन द रूल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ उसे सीज करता है जब सिचुएशन ऐसी होती है, और जब लॉ सीज करेगा कॉन्ट्रैक्ट को तभी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आएगा, यानी कि वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होता है। लेकिन मैं वॉइड एग्रीमेंट की बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, क्योंकि वो टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने चाहिए। तो ऐसे में वो एक वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो ये प्लीज़ देखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन जे में और ये सेक्शन जी में डिफाइन है। नाउ वी विल सी व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक, दोनों पार्टीज में से किसी एक के ऑप्शन पे एनफोर्सिबल है बट दूसरे के ऑप्शन पे नहीं है। अब ये क्या है ऑप्शन, देखो एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे ए के पास जो है लैंड है और बी जो है वो परचेज करना चाहता है। ठीक है, तो बी को क्या करना है, बी वॉन्ट्स टू परचेज, ओके, ही वॉन्ट्स टू परचेज फ्रॉम ए। अभी ए को नहीं बेचनी है, ठीक है, बट बी ने ज़बरदस्ती ए से क्या करवाई, फोर्सफुली सिग्नेचर करवा दिया, किस पे, पेपर्स पे। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ, बी के पास लैंड आ गई, यस, फोर्सफुली भले साइन करवाया बट पेपर्स पे साइन है। ठीक है, जिसमें ये लिखा है कि ए वॉन्ट्स टू सेल हिज लैंड टू बी। ओके, तो ऐसे में क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कब तक, जब तक ए अपने ऑप्शन को यूज़ ना करे। कौन सा ऑप्शन, दैट ही कैन रेज हिज वॉइस अगेंस्ट बी, ही कैन से दैट ही कैन प्रूव दैट these particular kind of papers and documents which shows that I want to sell land to B is something which has been made or created forcefully by B to him.
समझ में आ रहा है? तो ऐसे में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाएगा। अगर वॉइडेबल कब बनेगा? अगर ए अपना वॉइस रेस करे तो अगेंस्ट बी इन कोर्ट, तभी। नहीं तो अगर किसी को पता भी नहीं चलेगा और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कभी नहीं बनेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही कंटिन्यू रहेगा। सॉरी, अब हम चलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो अनलॉफुल पर्पस या इमोरल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, वो सब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में चली जाएगी। ओके, इसके अलावा ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो भी वो इलीगल की कैटेगरी में जाएगा। नाउ ये चीज़ हमने अभी देखी दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लॉ उन्हें सीज कर देता है, वो स्टार्टिंग से रॉन्ग नहीं होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट की, तो हमने कहा था कि ये स्टार्टिंग से ही दे आर वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब स्टार्टिंग से ही वो रॉन्ग होते हैं। तो जब हम वो स्टार्टिंग से होता है ना, इसीलिए हमने कहा कि वो वॉइड एग्रीमेंट के कैटेगरी में फॉल होगा, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि तो स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है। तो सेम वे हम इलीगल को भी कॉन्ट्रैक्ट ना बोल के इलीगल एग्रीमेंट बोले तो ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग से ही रॉन्ग होता है। तो इट इज़ अगर आप कहीं पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो इट्स ओके, वो इलीगल एग्रीमेंट ही है। और अगर आप इलीगल एग्रीमेंट देख रहे हैं तो भी वही सेम चीज़ है। इट इज़ नथिंग इन दिस विच इज़ डिफरेंट। ओके, बोथ द टर्म्स आर सेम। अब हम देखते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी वी हैव सीन ऑलरेडी वैलिड सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो हमें लॉ सीज कहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड जब वो सीज करेगा लॉ तब से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, उससे पहले वो वैलिड ही था। वॉइडेबल वो ऑप्शन पे होता है इफ़ द पार्टी दैट इज़ अग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो ऑप्शन यूज़ करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, अदरवाइज वो वैलिड ही कंसीडर होगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हों, इमोरल हों, क्रिमिनल एक्टिविटी वाले हों, तो ऐसे वो इलीगल हैं। अनएनफोर्सेबल वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से रह जाते हैं, जैसे कि आपकी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट ना होना, स्टैम्प ड्यूटी करवाई बट पेमेंट नहीं करना, है ना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटन में ही होने चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर द आर्बिट्रेटर। तो ऐसे में अगर वो रिटन में नहीं है तो आप उसको टेक्निकल इशू के केस में जाके वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो आज हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। Okay, I hope I have justified with this topic. Please comment me below, and any another topic you want to understand you can suggest me, and do not forget to subscribe. आप सब्सक्राइब करोगे तभी आने वाले सारे वीडियोस इस चैप्टर के रिलेटेड आप देख पाओगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। थैंक यू।